स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान है, ये सुनकर आप भी कंफ्यूज हो गए ना? हर दिन हजारों लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही लाखों करोड़पति बनते हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आम इन्वेस्टर को बर्बाद कर देती है? और वही कौन से सीक्रेट रूल्स हैं जो पैट डॉर्सी जैसे एक्सपर्ट को अरबपति बनाते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको मार्केट के अंधेरों में टॉर्च की तरह रास्ता दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दी 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग की ऑडियो बुक स्टाइल समरी, जिसमें आपको मिलेंगे स्टॉक मार्केट के वो असली रूल्स जो आपको सिर्फ टिप्स के चक्कर से निकालकर एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनाएंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल विजडम मिलेगा, क्योंकि ये किताब मॉर्निंग स्टार के डायरेक्टर ऑफ इक्विटी रिसर्च पैट डॉर्सी ने लिखी है, जो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हर एक रूल के पीछे एक ऐसा सीक्रेट है जो आपकी इन्वेस्टिंग की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 1, दी 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर में पैट डॉर्सी 5 ऐसे बेसिक लेकिन दमदार नियम बताते हैं जो हर इन्वेस्टर को समझने चाहिए। ये वो बेसिक बातें हैं जो बार बार मार्केट में काम आती है। पहला नियम है कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले पूरा होमवर्क करो। सिर्फ ये मत देखो कि स्टॉक का नाम बड़ा है या सब खरीद रहे हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो, प्रॉफिट कहां से आ रहा है, उसका मुकाबला किससे है और उसकी ग्रोथ असली है या सिर्फ न्यूज में दिखाई जा रही है। दूसरा है इकोनॉमिक मोड ढूंढना, मतलब ऐसा फायदा जो कंपनी को लंबे समय तक बचाए रखे। जैसे अमेज़न के पास इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है कि कोई भी नए खिलाड़ी को उसी स्तर पर आना मुश्किल होगा। तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। अगर कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपए है तो कोशिश करो कि उसे 70-80 रुपए पर ही खरीदो। इससे अगर गलती भी हो तो नुकसान कम होगा। चौथा है पेशेंस रखना। अच्छे बिजनेस को समय लगता है, मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो लंबी दौड़ में फायदा देगा। और पांचवा है बेचना सीखना। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बिगड़ जाएं या वो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो जाए तो बेचना समझदारी है। ये 5 नियम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें सही समय पर सही तरह से अपनाना ही असली कला है। चैप्टर 2, 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड। इस चैप्टर में पैट डॉर्सी बताते हैं कि गलतियां कैसे आपकी मेहनत के पैसे को डुबा सकती है। पहली गलती है हर स्टॉक से जैकपॉट की उम्मीद रखना। एक छोटा स्टार्टअप है, सब कह रहे हैं ये अगले साल बड़ा धमाका करेगा, और आप पूरा पैसा उसी में डाल दो। अगर वो कंपनी फ्लॉप हो गई तो सब डूब जाएगा। दूसरी गलती है इस बार अलग है वाला माइंडसेट। हर मार्केट क्रैश या उछाल में लोग सोचते हैं कि इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। तीसरी गलती है प्रोडक्ट से प्यार करना। आपको कंपनी की प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन बिजनेस स्ट्रक्चर कमजोर है, तब भी निवेश कर देते हो। एक बड़ी गलती है पैनिक सेलिंग। जैसे ही मार्केट गिरता है लोग डरकर बेच देते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स गिरावट में ही सही मौके ढूंढते हैं। फिर है मार्केट टाइमिंग की कोशिश। ये सोचना कि हम बिल्कुल सही टाइम पर खरीदेंगे और बेचेंगे। असल में मार्केट टाइम करना लगभग नामुमकिन है, और सबसे आम गलती है वैल्यूएशन को नजरअंदाज करना। सिर्फ नाम देखकर पैसा लगाना खतरनाक है। कुछ कंपनियां अर्निंग्स तो दिखाती है, लेकिन असली कैश फ्लो नहीं होता। इस चैप्टर का मकसद है आपको सिखाना कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता कि लोग बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए कि वो जल्दीबाजी और डर से फैसले लेते हैं। चैप्टर 3, इकोनॉमिक मोड्स। अब जब आपको पता चल गया कि गलतियां क्या होती हैं, अगला बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक मोड। इसे समझो ऐसे जैसे किले के चारों तरफ खाई होती है जो दुश्मन को अंदर आने से रोकती है। वैसे ही एक मजबूत कंपनी के पास कोई ऐसा फायदा होता है जो उसे सालों तक प्रतियोगिता से बचाता है। जैसे कोका कोला का ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि नए खिलाड़ी उसी स्तर पर नाम बनाने में सालों लगा देंगे। या फिर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ओएस
जब सब उसे इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई नया ओवर्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही होता है स्विचिंग कॉस्ट का फायदा। मोट कई तरह की हो सकती है। ब्रांड वैल्यू, पेटेंट, नेटवर्क इफेक्ट, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग जिससे वो प्रोडक्ट सस्ते में बना सके। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनी के पास कितनी चौड़ी और गहरी मोट है। जितनी बड़ी मोट होगी उतना ज्यादा आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। चैप्टर 4 दी लैंग्वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। अब जब आपको पता चल गया कि मोट क्या है, गलतियां क्या है और बेसिक नियम क्या है, अब बारी आती है इन्वेस्टिंग की भाषा समझने की। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही तरीके से कैसे पढ़े। बहुत लोग बस इतना देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या नहीं, लेकिन असली बात बैलेंस शीट और कैश फ्लो में छुपी होती है। नेट इनकम बढ़ रही है लेकिन कैश फ्लो कम हो रहा है। इसका मतलब कंपनी की कमाई सिर्फ कागज पर है। एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग मार्जिन, रो, ये सब सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि इनके पीछे कंपनी का असली हाल छुपा है। जैसे अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है लेकिन डेट भी उतना ही बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ हेल्दी नहीं है। इन्वेस्टिंग की ये भाषा सीखना ऐसा है जैसे गाड़ी चलाने से पहले उसका इंजन समझना। अगर आपको इंजन का पता ही नहीं तो सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर दूर तक जाना मुश्किल है। इस चैप्टर का मकसद है आपको सिखाना कि नंबर कैसे पढ़े जाएं, ताकि आप दूसरों के कहने पर नहीं, खुद अपनी समझ से निवेश करें। चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्ड। अब बात आती है कि कंपनी के कागजों में छिपी कहानी कैसे पढ़ें। ज्यादातर लोग बस शेयर प्राइस देखते हैं, लेकिन शेयर प्राइस तो हर दिन ऊपर नीचे होता है। असली सच्चाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। ये 3 हिस्सों में बंटा होता है: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है कि कंपनी कितनी बिक्री, रेवेन्यू कर रही है और खर्च के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है। लेकिन यहां धोखा भी हो सकता है। कई बार कंपनियां कागजों पर ऐसा दिखाती है जैसे बहुत मुनाफा हो रहा है, लेकिन असली पैसे की आवाज कैश फ्लो स्टेटमेंट में सुनाई देती है। कैश फ्लो बताता है कि कंपनी के पास असल में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। बैलेंस शीट को ऐसे समझो जैसे किसी इंसान की हेल्थ रिपोर्ट। इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की कहानी होती है। अगर किसी कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है तो भले ही वो प्रॉफिट दिखा रही हो, उसकी हालत खराब हो सकती है। मान लो कोई दोस्त है जो हर महीने लाखों कमा रहा है, लेकिन उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज है। वो दिखने में अमीर लगेगा, लेकिन अंदर से दबा हुआ है। वैसे ही कंपनी को आंकने के लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ पढ़ना जरूरी है। चैप्टर 6 एनालाइजिंग अ कंपनी, द बेसिक्स। अब जब कागज पढ़ना सीख गए तो चलो असली खेल खेलते हैं, कंपनी को अंदर से समझना। यहां ऑथर सिखाते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसे कैसे पढ़े। सबसे पहले देखो कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है। क्या उसकी ग्रोथ कस्टमर्स को वैल्यू देने से आ रही है या सिर्फ डिस्काउंट और लोन्स पर टिकी हुई है? फिर उसकी इंडस्ट्री को समझो, क्या वो स्टेबल है या नई कंपटीशन के आने का खतरा ज्यादा है? एग्जाम्पल, रिलायंस जियो ने जब टेलीकॉम में एंट्री ली तो बाकी कंपनियां अचानक संकट में आ गई। इस तरह इंडस्ट्री एनालिसिस जरूरी है। इसके बाद नंबर्स को सिर्फ पढ़ो नहीं, उनका मतलब निकालो। सेल्स बढ़ रही है, अच्छा है, लेकिन मार्जिन घट रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा है या कॉस्ट बढ़ रही है। कंपनी के साइज और स्केलेबिलिटी को देखो। छोटी कंपनी में ग्रोथ का मौका ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा। बड़ी कंपनी स्टेडी रिटर्न दे सकती है, लेकिन उससे तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 7 एनालाइजिंग अ कंपनी, मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो स्टीयरिंग पकड़कर पूरी गाड़ी चला रहे हैं। चाहे फाइनेंशियल्स कितने भी अच्छे हों, अगर कैप्टन खराब हो तो जहाज डूब जाएगा। इस चैप्टर में पैट डोर्सी बताते हैं कि मैनेजमेंट को जज करना उतना ही जरूरी है जितना बैलेंस शीट देखना। देखो कि उनकी डिसीजंस कैसे हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए काम कर रहे हैं
या लंबे समय तक बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कुछ कंपनियां हर साल नए प्रोजेक्ट्स पर पैसे खर्च करती हैं, लेकिन उनका फायदा कभी नहीं होता। वही दूसरी कंपनियां कैपिटल डिसिप्लिन रखती है, जहां पैसे का इस्तेमाल सही जगह होता है। मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर वो इन्वेस्टर से चीजें छुपाते हैं, नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं या सिर्फ हाइप बनाते हैं, तो दूर रहना अच्छा है। पैट डॉर्सी कहते हैं कि सीईओ के स्पीचेस और प्रेस रिलीज से ज्यादा ध्यान उनके एक्शंस पर दो। क्या वो खुद कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं? क्या उन्होंने कठिन समय में सही फैसले लिए? ये सब बातें इन्वेस्टर को सच दिखाती है। चैप्टर 8, अवॉइडिंग फाइनेंशियल फेकरी। अब आता है वो हिस्सा जहां असली खेल समझ में आता है। कंपनी फाइनेंशियल्स को कैसे सजाती संवारती है ताकि सबको लगे सब अच्छा चल रहा है। पैट डॉर्सी बताते हैं कि फाइनेंशियल फेकरी एक आम चाल है। कंपनियां क्रिएटिव अकाउंटिंग करके अर्निंग्स को अच्छा दिखाती है। मान लो कोई कंपनी हर साल बड़ी अर्निंग्स दिखा रही है, लेकिन उसका कैश फ्लो मैच नहीं कर रहा, या फिर इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ रही। ये संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। एक और एग्जांपल, कोई कंपनी एसेट्स की वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ा रही है, डेप्रिसिएशन कम दिखा रही है, या एक्सपेंसेस को फ्यूचर में पुश कर रही है। इससे टेम्पररी रूप से प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, लेकिन सच देर बेर सामने आएगा। इन्वेस्टर्स को सीखना है कि ऐसे रेड फ्लैग्स कैसे पकड़े। जैसे अगर कोई कंपनी हर क्वार्टर बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखा रही है, तो जांच करो कि ये कैसे हो रहा है। बहुत बार नंबर्स की कहानी असली बिजनेस से मेल नहीं खाती। इस चैप्टर का मकसद है कि आप हाइप और फ्लैशी रिपोर्ट से बचकर देखें। एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो गहराई से देखता है, सवाल पूछता है और सिर्फ हेडलाइंस पर भरोसा नहीं करता। चैप्टर 9, वैल्यूएशन, द बेसिक्स। अब तक आपने कंपनी को पढ़ना, उसके बिजनेस और मैनेजमेंट को समझना और नकली नंबरों को पहचानना सीख लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब सीखकर करना क्या है? जवाब है सही वैल्यू पर खरीदना। क्योंकि चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसे बहुत महंगे दाम पर खरीदा तो फायदा नहीं होगा। वैल्यूएशन को ऐसे समझो जैसे किसी घर की कीमत लगाना। अगर एक घर बहुत सुंदर है लेकिन उसकी कीमत उस एरिया से 3 गुना ज्यादा है, तो क्या वो सौदा समझदारी का है? स्टॉक भी ऐसा ही है। यहां पैट डॉर्सी बताते हैं कि वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ पीई रेशियो या शेयर प्राइस देखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कंपनी की कमाई और ग्रोथ उस प्राइस को सही ठहराती है या नहीं। उदाहरण, मान लो कोई कंपनी हर साल 20% ग्रोथ कर रही है, उसका बिजनेस स्टेबल है और मार्केट में उसका प्राइस ऐसा है कि अगले कुछ सालों में आपका पैसा दोगुना हो सकता है। ये अच्छा वैल्यूएशन है। लेकिन अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी सिर्फ हाइप के कारण बहुत महंगी है, तो वो जाल है। वैल्यूएशन एक बेसिक टूल है जो आपको अच्छी कंपनी और अच्छा निवेश के बीच फर्क दिखाता है। चैप्टर 10, वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब वैल्यूएशन का अगला लेवल है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की असली कीमत। ये वो कीमत है जिस पर अगर आप खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट गारंटीड फायदा होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जानने के लिए पैट डॉर्सी डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मॉडल की बात करते हैं। इसे ऐसे समझो, कोई कंपनी अगले 10 साल में हर साल कितने पैसे कमा सकती है, उसका अंदाजा लगाओ। फिर उन पैसों को आज के हिसाब से कैलकुलेट करो। जो भी नंबर आए वही कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर शेयर प्राइस इससे कम है तो ये बार्गेन है। एग्जाम्पल, मान लो कोई कंपनी आने वाले 5 साल में हर साल 100 रुपए करोड़ कमाएगी। इन अर्निंग्स को आज के वैल्यू में लाकर जोड़ो। मान लो कुल वैल्यू 5,000 रुपए करोड़ है, लेकिन शेयर मार्केट में उसकी कीमत 3,000 रुपए करोड़ है। मतलब आपको 5,000 रुपए करोड़ की कंपनी सिर्फ 3,000 रुपए करोड़ में मिल रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको हाइप से दूर रखती है। इससे आप भीड़ में बहने वाले इन्वेस्टर नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाने वाले इन्वेस्टर बनते हैं। चैप्टर 11, पुटिंग इट ऑल टुगेदर।
अब तक के सारे चैप्टर्स अलग अलग पीसेस थे। ये चैप्टर आपको बताता है कि इन्हें जोड़कर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक पजल है। बिजनेस एनालिसिस, मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, मोट की ताकत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पढ़ाई और वैल्यूएशन ऑल पीसेस है। इन सबको जोड़कर आपको पूरी तस्वीर दिखती है। एग्जाम्पल, मान लो आपने एक कंपनी देखी, उसका बिजनेस स्टेबल है, मोट स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, नंबर्स साफ सुथरे हैं और प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। ये पूरी तस्वीर आपको बताती है कि ये निवेश का सही मौका है। पैट डोर्सी यहां ये भी समझाते हैं कि निवेश सिर्फ नॉलेज से नहीं, डिसिप्लिन से जीतता है। हर स्टेप पर पेशेंस रखना, हाइप से दूर रहना और सही प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। ये चैप्टर जैसे आपको एक रोड मैप देता है। पहले कंपनी को पढ़ो, फिर मोड देखो, फिर वैल्यूएशन करो और फिर पेशेंस रखो। चैप्टर 12, द 10 मिनट टेस्ट। अब जब आप पूरी इन्वेस्टिंग की भाषा और स्ट्रैटेजी सीख चुके हो, तो सवाल है कि क्या ये सब करना बहुत टाइम लेगा? पैट डोर्सी कहते हैं नहीं। अगर आप सही सवाल पूछना सीख गए तो सिर्फ 10 मिनट में भी आप किसी स्टॉक का इनिशियल एनालिसिस कर सकते हैं। ये चैप्टर एक मिनी चेकलिस्ट देता है, जैसे क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आता है, क्या मोड साफ दिखती है, क्या मैनेजमेंट भरोसेमंद लगता है, क्या वैल्यूएशन ठीक है, क्या फाइनेंशियल्स कंसिस्टेंट है। एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी कंपनी का नाम सुनने को मिला, आप उसके फाइनेंशियल्स को एक बार देखो, मोट और मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च करो और 10 मिनट में डिसाइड कर सकते हो कि आगे डीप डाइव करना है या भूल जाना है। ये चैप्टर बहुत एम्पावरिंग है क्योंकि ये आपको बताता है कि इन्वेस्टिंग रॉकेट साइंस नहीं है। सही फ्रेमवर्क से आप जल्दी जल्दी सही स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 13, अ टूर ऑफ द मार्केट, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर शेयर मार्केट की दुनिया का वो हिस्सा है जहां जरूरत कभी खत्म नहीं होती। लोग चाहे अमीर हो या गरीब, हेल्थ पर खर्च हमेशा होगा। पैट डोर्सी बताते हैं कि हेल्थ केयर में निवेश करना सेफ लग सकता है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन और इनोवेशन के खेल को समझना जरूरी है। दवा कंपनियों को देखें, ये कंपनियां बहुत मुनाफा कमा सकती है, लेकिन उन पर रिसर्च का बड़ा खर्चा होता है। एक नई दवा बनाने में सालों लगते हैं और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर दवा सफल रही तो जैकपॉट, अगर फेल हुई तो भारी नुकसान। एग्जाम्पल, फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों को देखो जिन्होंने कोविड वैक्सीन लॉन्च की। एक सही दवा पूरी कंपनी की किस्मत बदल सकती है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी स्टेबल कैश फ्लो देती है। हेल्थ केयर में इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप ट्रेंड को समझो, जैसे लोग प्रिवेंटिव केयर पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं या टेक बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है। जो कंपनी इन ट्रेंड्स को पकड़ लेती है वही जीतती है। चैप्टर 14, अ टूर ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर सर्विसेज। कंज्यूमर सर्विसेज वो सेक्टर है जहां कंपनियां सीधे आम लोगों को सर्व करती है। इसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ट्रैवल कंपनीज, रिटेल चेन्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ये वो जगह है जहां लोगों के लाइफस्टाइल ट्रेंड्स का सीधा असर होता है। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स को देखो, पहले लोग डीवीडीज किराए पर लेते थे, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आपने ये शिफ्ट पहले पहचान लिया होता तो नेटफ्लिक्स के शेयर से तगड़ा पैसा बनाते। कंज्यूमर सर्विसेज का एक खास पहलू है ब्रांडिंग। मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स या डोमिनोज जैसे ब्रांड्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि लोग उनकी चीजें प्रीमियम रेट पर भी खरीदते हैं। पैट डोर्सी कहते हैं कि इस सेक्टर में मोट अक्सर ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन कॉशन भी है। ये सेक्टर इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मंदी में लोग ट्रैवल और लक्जरी पर खर्च कम कर देते हैं, इसलिए इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग और ट्रेंड की समझ जरूरी है। चैप्टर 15 है, अ टूर ऑफ द मार्केट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आते हैं पैसे के असली खेल के मैदान में, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक किसी भी देश की इकोनॉमी का दिल होते हैं, लेकिन ये सेक्टर थोड़ा ट्रिकी है। पैट डोर्सी बताते हैं कि बैंक का बिजनेस समझना आसान नहीं।
क्योंकि बैलेंस शीट बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एग्जाम्पल, बैंक पैसे उधार देते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं, लेकिन उनका असली रिस्क तब सामने आता है जब लोन्स डिफॉल्ट होने लगते हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इसी कारण हुई थी। इस सेक्टर में मोट अक्सर रेप्यूटेशन और ट्रस्ट से आता है। HDFC बैंक जैसी कंपनियां इसलिए मजबूत हैं क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। पैट कहते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स खरीदने से पहले उसकी लोन बुक, NPAs, बैड लोन्स और कैपिटल एडिक्वेसी को समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनका फायदा यह है कि ये इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, लेकिन गलत मैनेजमेंट या ओवर लेवरेज से पूरा सिस्टम डगमगा सकता है। चैप्टर 16, अ टूर ऑफ द मार्केट, एसेट मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। ये चैप्टर फाइनेंशियल वर्ल्ड का दूसरा लेयर खोलता है। एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनियां। एसेट मैनेजमेंट फर्म्स मतलब वो कंपनियां जो दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस। इनका इनकम ज्यादातर फीस से आता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 1 लाख करोड़ का फंड मैनेज कर रही है और सिर्फ 1% फीस लेती है, तो वो हर साल 1000 रुपए करोड़ कमाएगी। ये स्टेबल इनकम सोर्स है, लेकिन कंपटीशन हाई है। इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग हमेशा इंश्योरेंस लेंगे, चाहे हेल्थ हो, लाइफ हो या कार इंश्योरेंस। यहां मोट अक्सर ब्रांड रेप्यूटेशन और कस्टमर बेस से आता है। LIC इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मार्केट पर डेकेड से ट्रस्ट के कारण मोनोपोली बना रखा है। पैट डॉर्सी कहते हैं कि एसेट मैनेजर्स और इंश्योरेंस कंपनियां इकोनॉमी के साथ बढ़ती हैं। अगर आप इन्हें सही वैल्यूएशन पर खरीदते हो तो ये स्टेडी वेल्थ बना सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मैनेजमेंट स्मार्ट हो, क्योंकि ये बिजनेसेस बहुत हेविली रेगुलेटेड होते हैं। चैप्टर 17, अ टूर ऑफ द मार्केट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। IT और मीडिया सेक्टर आज की इकोनॉमी के सबसे पावरफुल इंजन है। ये वो जगह है जहां इनोवेशन और क्रिएटिविटी मिलकर नए बिजनेस मॉडल बनाते हैं। पैट डॉर्सी बताते हैं कि इस सेक्टर में मोट अक्सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेटवर्क इफेक्ट्स और कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट से आती है। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट को देखो, विंडोज और ऑफिस इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कि यूजर्स को दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना मुश्किल लगता है। इसी को कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट मोड। मीडिया कंपनियों में कंटेंट की ताकत सबसे बड़ी है। डिज्नी जैसी कंपनियां सिर्फ मूवीज नहीं बेचती, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाती है। थीम पार्क्स, मर्चेंडाइज, स्ट्रीमिंग, ऑल कनेक्टेड। लेकिन इस सेक्टर में स्पीड सबसे बड़ा फैक्टर है। जो कंपनी ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ लेती है वही आगे निकलती है। नेटफ्लिक्स ने DVD रेंटल्स से स्ट्रीमिंग तक का ट्रांजिशन जल्दी किया। इसी वजह से इंडस्ट्री लीडर बन गया। IT और मीडिया में निवेश करने का मतलब है ट्रेंड्स पर नजर रखना, क्योंकि यहां चीजें बहुत जल्दी बदलती है। जो कंपनी आज जायंट है वो कुछ सालों में पीछे भी हो सकती है। चैप्टर 18, अ टूर ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आते हैं। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, स्नैक्स और कपड़े। ये सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां डिमांड हमेशा रहती है। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्टल और कोका कोला जैसी कंपनियां ब्रांड लॉयल्टी पर टिकी है। लोग इनके प्रोडक्ट्स पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। पैट डॉर्सी कहते हैं कि इस सेक्टर में मोट अक्सर ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आती है। इमेजिन करो कि आपके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि आपका प्रोडक्ट देश के हर गांव तक पहुंचता है। कोई नई कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी चीज बनाए, वो आपके रीच को बीट नहीं कर सकती। यही मोट है। कंज्यूमर गुड्स का फायदा यह है कि ये रिसेशन प्रूफ होते हैं। मंदी में भी लोग टूथपेस्ट और शैम्पू खरीदते हैं, लेकिन डाउनसाइड ये है कि ग्रोथ बहुत तेज नहीं होती। ये स्टेडी और रिलायबल रिटर्न्स देने वाला सेक्टर है। चैप्टर 19, अ टूर ऑफ द मार्केट, इंडस्ट्रियल्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसी बिजनेसेस आती है। ये कंपनियां इकोनॉमी की बैकबोन होती है, लेकिन इनके बिजनेस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है
क्योंकि मार्जिन्स बहुत टाइट होते हैं। एग्जाम्पल, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा है। यहां मोट अक्सर स्केल और कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करता है। जो कंपनी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जीतती है वही प्रॉफिट बनाती है। पैट डोर्सी कहते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्टिंग ट्रिकी है क्योंकि डिमांड इकोनॉमिक साइकिल्स पर निर्भर करती है। ग्रोथ के समय इंडस्ट्रियल्स उड़ते हैं, मंदी के समय गिरते हैं। अगर आपको साइकिल्स का अंदाजा लगाना आता है तो इंडस्ट्रियल स्टॉक से बड़ी कमाई हो सकती है। चैप्टर 20, कंक्लूजन एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब तक की किताब ने आपको इन्वेस्टिंग का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है। पैट डोर्सी कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग लक का खेल नहीं, डिसिप्लिन और प्रोसेस का खेल है। इस किताब के हर चैप्टर ने आपको टूल्स दिए, मोड को पहचानना, नंबर्स पढ़ना, मैनेजमेंट को परखना, वैल्यूएशन समझना और इंडस्ट्रीज की डायनामिक्स जानना। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 बातें याद रखो। हमेशा बिजनेस को समझो, मोड को पहचानो और उसे टेस्ट करो, सही वैल्यूएशन पर खरीदो और पेशेंस रखो। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की सक्सेस का राज यही है। सिंपल बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट, जिनके पास स्ट्रॉन्ग मोड है और जिन्हें सही वैल्यूएशन पर खरीदा गया। पैट डोर्सी कहते हैं कि मार्केट में हर रोज नए मौके आते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद की सोच से डिसीजंस लो। अच्छे इन्वेस्टर वही बनते हैं जो हाइप के पीछे भागने के बजाय वैल्यू को पहचानते हैं। और सबसे अहम बात, इन्वेस्टिंग कोई स्प्रिंट नहीं, ये मैराथन है। सही स्टॉक चुनकर उस पर भरोसा रखना ही वेल्थ बनाने का असली तरीका है। अगर आपने इस किताब को ध्यान से सुना तो अब आपके पास वो लेंसेज हैं जिनसे आप हर कंपनी को गहराई से देख सकते हो और मार्केट के शोर में भी साफ सुन सकते हो कि असली मौका कहां छिपा है। चैप्टर 21, मीडिया। इस चैप्टर में बताया है कि मीडिया कंपनियां पैसे कैसे बनाती है और कहां मुश्किल होती है। मीडिया मतलब टीवी, फिल्म, न्यूज, पब्लिकेशंस, केबल टीवी, स्ट्रीमिंग इत्यादि। फायदा यह है कि अगर लोग आपकी कंटेंट पसंद करें तो रेवेन्यू लगातार आता रहेगा। लेकिन चैलेंजेस ये है कि कंटेंट बनाना महंगा है, पायरेसी हो सकती है, लोग जल्दी बदलते हैं कि किस तरह का कंटेंट चाहिए। मिसाल के तौर पर सोचो कि एक बड़ी मीडिया कंपनी है जिसने टीवी चैनल लॉन्च किए, फिर स्ट्रीमिंग ऐप बनाया, मर्चेंडाइज और लाइसेंसिंग भी कर रही है। अगर उसने ब्रांड स्ट्रेंथ बनाई हुई है और कंटेंट सही है तो लोग उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। यहां मोड बनता है कंटेंट लाइब्रेरी, सब्सक्राइबर लॉयल्टी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। लेकिन खतरा यह है कि ट्रेंड्स जल्दी बदल जाते हैं। एक दिन कुछ शो बहुत हिट है, अगले ही दिन किसी नई स्ट्रीमिंग सर्विस से लोगों का ध्यान उससे हट सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले यह देखना चाहिए कि कंपनी कितनी अडेप्टेबल है, खर्चा कितना मैनेजेबल है और रेवेन्यू सोर्सेस कितने डाइवर्सिफाइड है। चैप्टर 22, टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर का काम है कि वो लोकल में कनेक्ट कर दे, कम्युनिकेशन, डेटा, कॉल्स, इंटरनेट। पिछले कुछ दशकों से ये सेक्टर बहुत बदल चुका है। पैट डॉर्सी बताते हैं कि टेलीकॉम में मोड अक्सर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशंस, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप टावर्स और स्विचिंग कॉस्ट से आता है। उदाहरण के लिए कोई मोबाइल कंपनी है जिसने पूरे देश में इंटरनेट टावर्स और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया है। एक नई कंपनी के लिए वो सब बिछाना बहुत महंगा होगा, इसलिए पुरानी कंपनी को एक तरह की एडवांटेज मिल जाती है। लेकिन टेलीकॉम में चीजें डरावनी भी है। रेगुलेशन बदल सकती है, स्पेक्ट्रम की कीमतें ऊंची हो सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है जैसे 5G, 6G और कंपटीशन बहुत ज्यादा। लोग कम कीमत पर डेटा चाहते हैं और बड़े प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना महंगा पड़ता है। इस सेक्टर में निवेश करते वक्त बहुत ध्यान देना होगा कि कौन सी कंपनी डेप्स संभाल सके, मेंटेनेंस और अपग्रेड कर सके और लंबे समय तक प्रॉफिट कर सके। चैप्टर 23, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसी चीजें जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना, साबुन, कपड़े, स्नैक्स और घरेलू सामान। इस चैप्टर में बताया है
कि इस तरह की कंपनियों में डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन ग्रोथ तेजी से नहीं होती। एक ब्रांड अगर लोगों को भरोसा दिला पाता है कि उसकी चीज अच्छी है, तो वो प्रीमियम कीमत वसूल सकती है। उदाहरण, लोगों को पता है कि जिस साबुन या टूथपेस्ट का नाम ब्रांड वाला है, वो ज्यादातर स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होगा और खरीदने को प्राथमिकता देंगे। लेकिन खतरा यह है कि रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए और कंज्यूमर प्रेफरेंस बदल जाए। जैसे एक समय स्नैक वाला ब्रांड सिर्फ स्नैक्स बनाता था, लेकिन अब हेल्दी ऑप्शंस की मांग बढ़ रही है। अगर वो कंपनी बदलाव नहीं करेगी तो पिछड़ सकती है। इस सेक्टर में मोट बिल्कुल ब्रांड लॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लगातार प्रोडक्ट क्वालिटी पर निर्भर होता है। अगर ये तीन मजबूत हो तो स्टेडी रिटर्न मिलता है, अगर नहीं तो चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन मुश्किलें होंगी। चैप्टर 24, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल मटेरियल सेक्टर में आते हैं वो सामान जो भारी भरकम कामों में इस्तेमाल होते हैं। पाइप, स्टील, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, फर्टिलाइजर्स इत्यादि। ये काम अक्सर बोझिल होता है, इकोनॉमिक साइकिल से बहुत प्रभावित होता है। मिसाल लो कि एक स्टील कंपनी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ज्यादा हों, डिमांड बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, मुनाफा बनेगा। लेकिन रिसेशन आ जाए, निर्माण कम हो जाए तो घाटा होगा। इसलिए साइक्लिकलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। यहां मोड कम होता है। ज्यादातर कंपनियां तभी टिकती है जब हाई टेक्नोलॉजी हो, कॉस्ट एडवांटेज हो या खास तरह की सप्लाई चेन हो। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी हो जो रॉ मटेरियल्स खुद हाथ में रखती हो या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो, तो वो अन्य से बेहतर कर सकती है। इस सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड दोनों ज्यादा होते हैं। अगर सही समय पर निवेश किया तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड्स उलट गए तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। चैप्टर 25, एनर्जी। एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। पैट डॉर्सी बताते हैं कि यहां तेल, गैस, बिजली और नई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां आती हैं। इस सेक्टर में प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं, बल्कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली निकालने और बेचने की स्किल पर भी डिपेंड करता है। सोचो, एक तेल कंपनी जो एक्सप्लोरेशन करती है, अगर उसे सस्ता और सही जगह से तेल निकालना आता है तो वो ज्यादा मार्जिन बनाएगी। लेकिन अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर जाएं या रेगुलेशंस बदल जाएं, तो उसकी हालत खराब हो सकती है। इस सेक्टर में मोर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर आधारित होता है। जैसे कुछ कंपनियां डीप सी ड्रिलिंग या रिन्यूएबल एनर्जी टेक में एक्सपर्ट होती है, जिससे वो कॉम्पिटिटर से आगे निकलती है। एनर्जी सेक्टर का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है रिन्यूएबल एनर्जी का राइज। अगर कोई कंपनी जल्दी स्विच कर ले तो वो फ्यूचर की लीडर बन सकती है। ये सेक्टर रिस्क हैवी है, लेकिन टाइमिंग और रिसर्च के साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। चैप्टर 26, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब बिजली, पानी, गैस जैसी बेसिक सर्विस देने वाली कंपनियां। ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सेफ मानी जाती है। इनका मोट उनके मोनोपोली नेचर में है। पैट डॉर्सी कहते हैं कि यूटिलिटी कंपनीज के पास अक्सर पूरे शहर या स्टेट का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है, जिससे कंपटीशन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके शहर में बिजली सिर्फ एक ही कंपनी देती है तो उसे बदलना आसान नहीं। यही उसकी ताकत है। इनका बिजनेस बहुत प्रेडिक्टेबल है। लोग रिसेशन हो या ग्रोथ, बिजली पानी का इस्तेमाल करेंगे ही। डाउनसाइड ये है कि इनकी ग्रोथ स्लो होती है और गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन पर कड़ी नजर रखते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टेडी इनकम का अच्छा सोर्स होती है, खासकर अगर आपको हाई डिविडेंड्स चाहिए। पैट डॉर्सी इस चैप्टर के जरिए कहते हैं कि हर सेक्टर का रोल अलग है। कुछ ग्रोथ देंगे, कुछ स्टेबिलिटी देंगे। आपको अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के हिसाब से इनका मिक्स करना है। तो दोस्तों, ये थी पैट डॉर्सी की दी 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग की पूरी डिटेल्ड ऑडियो बुक स्टाइल समरी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट वाला गेम नहीं है, बल्कि सही प्रोसेस और माइंडसेट का खेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि ऐसे कंटेंट की और डिमांड है।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिससे वो भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीख सकें। और कमेंट करके बताएं कि इस किताब का कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम और भी दमदार फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की किताबों की डीप समरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनते रहिए।